गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राइम्स एकेडमी फाउंडेशन में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मोहम्मद शाहिद आपके इतिहास के डर को दूर भगाने आ चुका हूं। आप सभी बिहार बोर्ड के छात्र जो कि 2025 में परीक्षा देना चाहते हैं, वो जल्दी से अपने इतिहास के डर को दूर भगाने के लिए हमारे साथ जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है, जैसा कि जितने बच्चे जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम इतिहास की 10वीं कक्षा की पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है को पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियोस नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को जाकर प्लेलिस्ट में एक बार जरूर देखें, तभी आपको आगे की वीडियो समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं हम अपने आगे के वीडियोस को। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का नाम था वो आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसके अंदर हम पढ़ रहे थे इटली की एकीकरण। इटली की एकीकरण यानी कि आज के समय में जो इटली आप देखते हैं, आपको भी जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि वो इटली आज की इटली के समय इटली नहीं था, वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। और हाँ, सर्डिनिया पिडमाउंट उसका सबसे बड़ा राज्य था। तो इस वीडियोस में मैं जहां जहां इटली कहूं वहां वहां आप सर्डिनिया पिडमाउंट समझिएगा, और जहां जहां मैं सर्डिनिया पिडमाउंट कहूं वहां वहां आप इटली समझिएगा, क्योंकि दोनों एक तरीके से एक हैं। ये खास निर्देश आप इस वीडियो के लिए याद रखिएगा कि जहां जहां मैं सर्डिनिया पिडमाउंट कहूंगा उसका मतलब इटली, या जहां मैं इटली की बात करूं वहां पर मतलब समझिएगा सर्डिनिया पिडमाउंट। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियोस में इटली के क्रम का जो पहला चरण का वीडियो था मैंने आपको बताया था, उसमें हमने मेजनी के बारे में पढ़ा था, मेजनी के कामों के बारे में पढ़ा था। अब दूसरे चरण में हम ये पढ़ेंगे, हम दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और दूसरे चरण में हम क्या पढ़ेंगे कि विक्टर एमानुअल राजा बनता है। ये मैंने बता दिया था आपको, विक्टर एमानुअल, ठीक है, कहां का राजा बनता है बता सकते हैं आप? सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनता है। ठीक है, विक्टर इमानुअल जब सर्डिनिया पिडमाउंट का राजा बनता है तो वो क्या करेगा, किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनाएगा, और उसने कावूर नाम के व्यक्ति को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। कावूर, ठीक है, पूरा नाम इसका था काउंट कावूर। गिनती इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग था, बड़ा गिनता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया काउंट कावूर। सच्चाई से इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपको हंसाने के लिए था कि इसका नाम काउंट कावूर था। अब ये जो काउंट कावूर था ना, एक सफल कूटनीतिज्ञ था। आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि काउंट कावूर कौन था, या कावूर की कार्यों की चर्चा कीजिए। तो कावूर एक सफल कूटनीतिज्ञ था, कूटनीति बनाना बहुत अच्छे से आता था, और तो और ठीक है, गणतांत्रिक विचारों का राष्ट्रवादी था। सॉरी, गणतांत्रिक विचारों नहीं, राष्ट्रवादी था, राष्ट्रीय एकता का समर्थक था। ठीक है, विक्टर इमानुअल भी राष्ट्रवादी था, ये राष्ट्रवादी कम नहीं था, ये भी राष्ट्रवादी था। तो इसने अपने जैसे ही एक राष्ट्रवादी काउंट कावूर को क्या किया, प्रधानमंत्री बनाया। अब ये जो कावूर था ना, ये कावूर इटली के एकीकरण में अगर सबसे बड़ी बाधा किसी को मानता था, सबसे बड़ा विलन कोई किसी को मानता था, तो वो विलन मानता था ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को, ठीक है, मेजनी भी ऑस्ट्रिया को विलन मानता था, लेकिन अगर ये सबसे बड़ा विलन काउंट कावूर किसी को मानता है इटली की एकीकरण में, तो ये किसे मानता है, ऑस्ट्रिया को। इसका मानना था कि जब तक ऑस्ट्रिया को कूटेंगे नहीं, जब तक ऑस्ट्रिया को पकड़ के युद्ध में कूट ना दीजिए, यानी पीट ना दीजिए, हरा ना दीजिए, तब तक कि इटली का एकीकरण संभव ही नहीं है। तो भाई अब जब इसका मानना था कि कूटना है, तो कूटने के लिए कुछ प्लान तो बनाना पड़ेगा। तो कावूर ने दिमाग दौड़ाना, जैसा कि आपको पता है ये कूटनीतिज्ञ था, तो अपनी कूटनीति इसने चलना शुरू किया, इसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। और ये दिमाग ये था कि जो इटली थी, ठीक है, इटली की ज्योग्राफी ऐसी थी, उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इटली के आसपास दो बड़े राज्य हुआ करते। देखिए, ये इटली के एकीकरण की सबसे मान के चलिए एक तरह सबसे वो कंफ्यूजन वाला टॉपिक मान के चलिए, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं अक्सर, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर एक बातों को ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण ये चरण है मान के चलिए। ठीक है, तो इटली जो था उसके आसपास दो महत्वपूर्ण राज्य थे या देश मान के चलिए, एक ऑस्ट्रिया और दूसरा फ्रांस। ठीक है,
ऑस्ट्रिया और एक फ्रांस। तो अब काउंट काबूर अगर पीटना है, आपको पता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो काउंट काबूर ने क्या किया, दुश्मन के दुश्मन यानी ऑस्ट्रिया इसका दुश्मन था और ऑस्ट्रिया का दुश्मन था फ्रांस, फ्रांस को अपने साथ मिला लिया, फ्रांस को साथ में मिलाया। और कैसे मिलाया जानते हैं? तो 1853 का वो दिन है, 1853 से 1854 तक एक युद्ध चला था जिसको बोलते हैं क्रीमिया का युद्ध। युद्ध क्या याद रखिएगा, 1853-1854 में कौन सा युद्ध चला था? क्रीमिया, फेयर लवली क्रीम नहीं, यह है क्रीमिया, ठीक है। तो क्रीमिया का युद्ध चल रहा था जिसमें से एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया थी। अब इसने क्या किया, काउंट काबूर ने बोला भैया हम है ना, आप क्यों टेंशन लेते हैं, वाई आर यू इन फियर व्हेन आई एम हियर, ऐसे इंग्लिश में नहीं बोला, लेकिन इसने क्या किया, काबूर ने फ्रांस की ओर से शामिल होने की घोषणा कर दी, फ्रांस की ओर से युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, ठीक है। पहला काम क्या किया इसने, बोला कि भैया आपकी तरफ से हमसे लड़ेंगे। लेकिन सबसे जानते हैं एक रोमांचक बात क्या है कि बेचारा फ्रांस तो उससे हेल्प मांगा ही नहीं था, फ्रांस ने तो बोला ही नहीं था कि आओ क्या नाम है, सर्डिनिया पिडमाउंट, बार बार ये इटली यानी कि सर्डिनिया पिडमाउंट है, ठीक है। सर्डिनिया पिडमाउंट को फ्रांस ने बोला ही नहीं था कि तुम आओ मेरी हेल्प करो, फिर भी ये मुंह उठा के चला गया, काउंट काबूर फिर भी मुंह उठा के बोला हम तुम्हारे तरफ से युद्ध लड़ेंगे, मुंह उठा के चला गया उसकी मदद करने के लिए। अब ये बेवकूफ नहीं था, आपको पता है ये कुटनीतिज्ञ था, इसको फायदा मिला, इसको फायदा तब मिला काबूर को, ठीक है, जब पेरिस में शांति समझौता हुआ। आपको पता है लड़ाई के बाद जब आप अपने भाइयों के साथ अपने बहनों के साथ लड़ाई करेंगे तो मम्मी पापा समझौता करवाते हैं ना, तो जब क्रीमिया का युद्ध हुआ और उसके बाद लड़ाई झगड़े के बाद जब शांति का समय आया, पेरिस में समझौता करवाया गया, पेरिस में समझौता हुआ तो सर्डिनिया पिडमाउंट को भी बुलाया गया, यानी कि काबूर को भी बुलाया गया, सर्डिनिया को भी बुलाया गया। अब ये गया एकदम अच्छा से कोट वोट पहनकर, सूट वूट पहनकर, एकदम बाल और झाड़ कर, फेयर लवली क्रीम लगा एकदम अच्छा से गया, ठीक है। ये मजाक से हटके मतलब तैयार होके गया, वो तो चाहता था, काउंट काबूर बस मौके की तलाश में था, क्योंकि मौके को भुनाना इसे बहुत अच्छी तरीके से आता था। तो ये गया एकदम तैयार होकर, और जाने के बाद इसने क्या किया, उस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया। याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप, कहाँ का हस्तक्षेप, इटली यानी कि सर्डिनिया पिडमाउंट में जो भी उसका हस्तक्षेप था, जो भी इंटरफेयर करता था, ठीक है, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी, सॉरी बच्चों, चलिए यहां पर थोड़े ऊपर लिखते हैं हम कि ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को क्या किया उसने, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। बोला कि जो तुम बचवा कर रहे हो ना बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये कहां कहा इसने, जब पेरिस में समझौता हुआ। याद रखिएगा, एक एक बातों को मैंने पहले बताया था ना, इटली के एकीकरण का सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक मान के चलिए आपका है। एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम लेके रखिए, उसको नोट्स करते जाइए, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसको पॉज करके वीडियो ले सकते हैं। तो इसने क्या किया, काबूर ने पेरिस में जो समझौता हुआ उसको बुलाया गया सर्डिनिया पिडमाउंट को, तो वहां पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप जो था उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब गैर कानूनी घोषित करने से कुछ होता नहीं है, होता यह है कि जो मुद्दा, ये सिर्फ इटली की मुद्दा थी जो ऑस्ट्रिया
इटली और क्या नाम है, सर्डिनिया पिडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच का संबंध था। इसने अपनी कूटनीति के बल पर, काउंट काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर इसे पूरे यूरोप का मुद्दा बना दिया। पूरे यूरोप के लोगों को, जैसे होता है ना लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और पूरे पड़ोसियों को जना देना, तो इसने पूरे आसपास के पड़ोसियों को बता दिया। ठीक है, अपनी कूटनीति के बल पर किया। अब आगे शांति समझौता हो गया, लेकिन आप सोचते हैं आखिर फ्रांस ने जब बुलाया ही नहीं था क्रीमिया युद्ध में तो गया क्यों? अब जाने के बाद हुआ ये कि उस समय, ठीक है, उस समय यानी कि नेपोलियन 3 फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन वो वाला नहीं, नेपोलियन 3, ठीक है। फ्रांस का राजा नेपोलियन 3 के साथ सर्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था काउंट काबूर ने, उसने एक संधि किया। फ्रांस के राजा नेपोलियन 3 के साथ काबूर ने क्या किया? संधि किया। बोला आओ हमनी के मिल जाए के, ठीक है, संधि किया। अब उस संधि में क्या था? देखो जाहिर सी बात आपको पहले बताया, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ऑस्ट्रिया दुश्मन था, तो उसने फ्रांस के साथ संधि किया, और इस संधि में क्या किया कि नीस और सेवाय, ये दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। नीस और सेवाय ये दोनों सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य थे, महत्वपूर्ण राज्य थे। सर्डिनिया पिडमाउंट समझिए या इटली, ठीक है। इन दोनों राज्यों को उसने बोला कि इटली क्या नाम है, फ्रांस भैया आप रख लीजिए, ये आपको तोहफा में दे रहा हूं, ठीक है। नीस और सेवाय नामक राज्यों को फ्रांस को दे दिया, ठीक है। अब जब दिया फ्रांस को, तो पूरे सर्डिनिया पिडमाउंट में, खास करके इटली में इसकी बेइज्जती होने लगी। ये तुम क्या कर दिया, तुम चले हो इटली क्या एकीकरण करने, एक मिलाने, ऊपर से राज्य बांट के दे रहे हो। लेकिन ये बोला रुको जरा, सब्र करो, वही वाला हाल था। ये अपना दिमाग दौड़ा रहा था, बीच में लोग डिस्टर्ब कर रहे थे। इसका मानना था कि अगर इटली का एकीकरण करना है तो बिना फ्रांस की सहायता से नहीं हो सकता है, और जब किसी की सहायता चाहिए तो लड्डू तो देना पड़ेगा। तो उसने बस लड्डू दिया था, नीस और सेवाय नाम के 2 लड्डुओं को फ्रांस को पकड़ा दिया। अब फ्रांस से लेगा भी। सर्डिनिया पिडमाउंट का जो राजा था, शासक था, प्रधानमंत्री काबूर, सॉरी प्रधानमंत्री था, ठीक है, शासक विक्टर इमैनुअल था। जो काबूर था पागल नहीं था, लड्डू दिया तो लड्डू के बदले में पैसा लेगा, और पैसा क्या लिया बदले में, ठीक है, बदले में फ्रांस से ये वादा ले लिया। बोला कि चलो मेरे को वादा करो कि अगर ऑस्ट्रिया मेरे को मारेगा तो तुम मेरे साथ आओगे, उसके साथ मत जाना। अगर मेरे को मारेगा, यानी ऑस्ट्रिया से अगर हमारा युद्ध होगा, सर्डिनिया पिडमाउंट का युद्ध होगा, तो तुम मेरे तरफ से लड़ाई करना, ना कि उसके तरफ से। जैसे देखो ना, अपना टीम बड़ियार कर लिया, दुगो हो गया, ये लोग वो अकेला हो गया, ठीक है। बदले में फ्रांस से यह वादा ले लिया कि वह ऑस्ट्रिया से युद्ध की स्थिति में, अगर लड़ाई झगड़ा होगा स्थिति में, सैन्य समर्थन देगा, अपना सैनिक भेजेगा। ठीक है, चलिए इतना पहले एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, ताकि खिचड़ी न बने इसका। इस खिचड़ी को पूरा हम लोग क्या करते हैं, समेट लेते हैं। काबूर राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक, ठीक है, राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक तथा सफल कूटनीतिज्ञ था। इसको विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री बनाया हुआ था। इसने क्या किया, इसका मानना था कि सबसे बड़ा अगर दुश्मन है, सबसे बड़ा कोई विलन है, तो वो है कौन, ऑस्ट्रिया। इटली के करण में सबसे बड़ा कोई विलन है तो वो कौन है, ऑस्ट्रिया। और इसीलिए उसने, जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था 1853-1854 में, तो उसने क्या किया, फ्रांस का सहायता दे दिया। बोला फ्रांस भैया हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि इसके बदले में फ्रांस ने कोई मांगा नहीं था, बुलाया नहीं था क्या वो मेरे साथ, फ्रांस ने नहीं बुलाया था उसको अपने साथ कि चलो भैया तुम मेरे साथ आओ। फिर भी वो गया, और जाने का फायदा ये हुआ कि जब पेरिस में समझौता हुआ तो सर्डिनिया पिडमाउंट को बुलाया गया, और जब सर्डिनिया पिडमाउंट को बुलाया गया तो उसने ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया।
और क्या किया, यहां पर हम देखेंगे कि नेपोलियन 3 उस समय राजा था फ्रांस का, उसके साथ संधि भी कर लिया इसने, ठीक है। और संधि करने के बाद क्या करता है, नीस और सेवाय नामक 2 राज्य लड्डू की तरह बांट देता है किसको, फ्रांस को। फ्रांस लड्डू खा के खुश। अब खुशी में इसने क्या किया, इसको वादा किया कि अगर ऑस्ट्रिया तुमको पीटेगा तो हम बगल में सैनिक लेकर तुमको आ जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, तब तक हम इसको क्लीन करते हैं, तब अब के आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। आइए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने देखा काउंट काबूर सफल कूटनीतिज्ञ था और उसने एक पूरा बेस तैयार कर लिया, फाइटाफाइटी मुक्कामुक्की करने के लिए सारा इसने तैयार कर लिया है। अपने भाई यानी कि फ्रांस को भी तैयार कर लिया कि देखिए हमको अगर ये पीटेगा ना तो तुम बगल में आ जाना। अब आगे होता क्या है, 1859 की बात है, 1860 के आसपास, ठीक है। 1860 के आसपास ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया पिडमाउंट कहने का मतलब इटली, भूलिएगा मत, पहले ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है। सर्डिनिया पिडमाउंट के बीच में क्या होती है, डिस्कशन शुरू हो जाती है। और इसके पीछे का कारण था सीमा संबंधित विवाद, सीमा लड़की नहीं, ठीक है, सीमा संबंधित विवाद, ठीक है। बाउंड्रीज को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाता है। आखिर काबूर चाहता ही था, काबूर चाहता था, ऑस्ट्रिया को बोला था कि तुमको पीटेंगे पहले, उसके बाद ही अपना एकीकरण पूरा करेंगे, और पीटने के लिए मन बना कर रखा था, बहाना मिल गया। अब होता यह है कि सर्डिनिया पिडमाउंट को हेल्प देने के लिए कौन आ जाता है, फ्रांस। फ्रांस ने अपनी सेना सर्डिनिया पिडमाउंट के समर्थन में उतार दी। अब ये बच्चा ऑस्ट्रिया बेचारा हो गया, लोल हो गया, इसके साथ मोय मोय दोनों तरफ से घिर गया, और दोनों तरफ से घिरने के बाद इसकी हार होने लगी। क्या होने लगी, इसकी हार होने लगी, बुरी तरीके से फंस गया, चारों तरफ से हारने लगा। और पहली हार इसके सामने आई, आपको याद है, लोम्बार्डी, कुछ याद है, फर्स्ट वीडियो को रिकॉल कीजिए। वो इटली का इलाका था, लेकिन ऑस्ट्रिया ने वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन के बाद उस इलाके को अपने पास रख लिया था, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो लोम्बार्डी पर इटली कहिए या पिडमाउंट कहिए, ठीक है, सर्डिनिया पिडमाउंट का कब्जा हो गया, बोला अब अपनी जमीन लेंगे। यही नहीं रुका, उधर से जो वेनेशिया था, वेनेशिया, ठीक है, वेनेशिया पर फ्रांस की सेना और इसकी सेना दोनों लोग जाके मिलके क्या करनी है, आक्रमण कर लिए। तो वेनेशिया पर भी कब्जा हो गया विरोधियों का। अब बेचारा घबरा गया, ऑस्ट्रिया तो घबराया ही घबराया, इसके साथ घबराने में एक और व्यक्ति का हाथ था, वो है फ्रांस, नेपोलियन 3, ठीक है। वो भी घबराता है, क्यों जानते हैं, क्योंकि जो संधि हुई थी, संधि के अनुसार उसने ये भी एक बात कहा था कि अगर, उसमें शायद हम लोग नहीं लिखा था, लिख दे रहे हैं कि संधि के अनुसार जो दोनों के बीच में हुआ था, संधि के अनुसार कहा यह गया क्या कि अगर उत्तर और मध्य इटली, अगर उत्तर और मध्य इटली के राज्य सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, के राज्य सर्डिनिया में मिले, सर्डिनिया में मिलना चाहे तो फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलना चाहिए जनमत संग्रह के आधार पर। बोला था संधि में, बताया था ना, अभी संधि हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही कि संधि में क्या हुआ है, नीस और सेवाई नामक राज्यों को दे दिया था। तो संधि में यह भी बात कहा गया कि अगर उत्तर और मध्य इटली, ये दोनों इलाके जो भी छोटे मोटे राज्य थे, अगर ये मिलना चाहे सर्डिनिया पिडमाउंट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑस्ट्रिया ने बोला था, फ्रांस ने बोला था, लेकिन जनमत संग्रह के साथ मिलना चाहिए, नहीं कि जबरदस्ती मिला दो। तो अब ये हुआ कि जब कब्जा पड़ने लगा ना, तो ये परेशान हो गया,
कौन परेशान हो गया? नेपोलियन III, फ्रांस का राजा। बोला कि सब लोग इतने जब राष्ट्रवादी हो जाएंगे तब मेरा बस कहां चलेगा, फिर कुछ ना कुछ लड्डू तो इसने भी खाया था ना। इसने बोला जल्दी जल्दी सेना वापस आ जाओ, जल्दी जल्दी वापस आओ, नहीं करना है। इसने सेना वापस बुला ली। ठीक है, फ्रांस ने सेना वापस बुला ली। कब कब बुलाई? वेनेशिया पर कब्जा करने के बाद। और अब पहले तो आग लगाया, अब उसके बाद क्या करता है? ऑस्ट्रिया और सर्डिनिया के बीच में बोलता है आइए चलिए अब क्या किया जाए, बैठ के मीटिंग करते हैं। सर्डिनिया का संधि कराता है, ठीक है, बातचीत कराता है। और क्या बोलता है कि जो ये सर्डिनिया में दो राज्य, एक लोम्बार्डी और एक वेनेशिया, तो लोम्बार्डी को दे दिया किसको? सर्डिनिया पिडमॉन्ट को, तुम रख लो, और ये वेनेशिया है ये इसको तुम ही रखे रहो। और इस तरीके से कैसे न कैसे करके मामले को इसने शांत करने का प्रयास किया नेपोलियन ने। ठीक है, और इस प्रकार होते होते 1961, सॉरी कहां हम लोग पहुंच जा रहे हैं, 1861 या 62, 1862 तक ये जो कावूर है ना, कावूर ने देखो कौन कौन सा इलाका बचा है। एक वेनेशिया जो कि ऑस्ट्रिया को दे दिया है, तो कावूर ने वेनेशिया और देखो इसमें कहीं भी दक्षिण इटली का बात नहीं आया है। दक्षिण इटली इन सारी वो घटनाओं से दूर था, तो वेनेशिया, दक्षिण इटली और रोम जिसमें पोप भैया का कब्जा था, ठीक है, रोम को छोड़कर पूरे इटली को एक कर दिया। एक कर दिया। रही बात फ्रांस की, जो थोड़ा बहुत कब्जा हुआ था उसको आगे बोला कि तुमको आगे देख लेंगे। कावूर बोला फ्रांस को तुमको आगे देख लेंगे। तो ये सारे कामें थी किसकी? कावूर की। कावूर के अगर कार्यों की चर्चा करने को बोले तो आप लिख सकते हैं, पहले उसने फ्रांस के साथ क्या किया? समझौता किया कि देखो अगर मारने मुझे आएगा तुम मुझे बचाना, बदले में नीस और सेवाएं ले लो। तो उसने बोला ठीक है ले लो, अगर तुम मिलाना चाहोगे तो जिसको मन उसको मिला लो, बस जनमत संग्रह के आधार पर मिलाना। इस प्रकार क्या किया? बचे कौन? सिर्फ बचे हैं वेनेशिया, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया के पास था युद्ध के बाद, और दक्षिण इटली और रोम। इन तीनों इलाकों को छोड़कर जितनी इटली के एकीकरण था उसका आधा ज्यादा एकीकरण पूरा कर दिया। अब इसी के समानांतर, ये नहीं कि इससे आगे पीछे, इन सारी घटनाओं के समानांतर एक और घटना घट रही थी। वो घटना घट रही थी दक्षिण इटली में। ठीक है, दक्षिण इटली में एक और घटना घट रही थी। वहां पर गैरिबाल्डी नाम का एक व्यक्ति था, वो इन दक्षिण इटली का एकीकरण करेगा और बाकी के कामों को पूरा करेगा। आधा ज्यादा काम इसने कर दिया। तो दक्षिण इटली के एकीकरण के बारे में और गैरिबाल्डी के कामों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें कमेंट करते रहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कमेंट हमारे लिए वैसे है जैसे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी। तो अपने दोस्तों के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।